नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। जैसा कि साथियों आप लोगों को ज्ञात है, CT8, MPT8 सिलेक्शन एग्जाम, HT8 PRT और UPT8 जैसी एग्जाम हमारे सामने हैं और इन सभी एग्जाम के अंतर्गत जो कॉमन विषय है वो पर्यावरण अध्ययन है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, प्रत्येक दिन पर्यावरण अध्ययन की आप लोगों के लिए सीरीज चलाई जा रही है। उसी सीरीज में आज की इस क्लास में हम एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है पर्यावरण सम्मेलन और कार्यक्रम से संबंधित। यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी सम्मेलन हुए हैं, जो भी कार्यक्रम हुए हैं और पर्यावरण से जुड़ी हुई जो भी संस्था है, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा की गई है। और ये वो प्रश्न है जो विगत वर्षों में T8 की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू से लेके आखिरी तक क्लास में बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, Rio+20 सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आप लोगों को यहां पर बताना है, यानी कि Rio+20 सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, यह वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन में है आपके सामने 1992, 2002, 2012, 2020। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा 2012। सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1992 में जो सम्मेलन हुआ था वो था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कौन सा हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। और इसी सम्मेलन के 20 साल पूरे होने पर, 1992 के पूरे 20 साल पूरे होने के बाद जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम था कहीं ना कहीं Rio+20 सम्मेलन। तो उसी सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए प्यारे साथियों 2012 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, सतत विकास इसका लक्ष्य रखा गया था, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि आपके सामने इसका इंग्लिश में कभी आए तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ये मैंने आपको इसका अंग्रेजी में नाम बताया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, नैरोबी में है, बोन में है। तो प्यारे साथियों, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जानकारी देता है उस संस्थान का मुख्यालय बोन में है। और जो कि बोन कहाँ का शहर है? जर्मनी का शहर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, जर्मनी की राजधानी के तौर पर आप लोगों को याद रखना है बर्लिन। ठीक, वहीं नैरोबी की यदि हम बात करें तो ये कहाँ का शहर है? तो नैरोबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, केन्या का शहर है। ये कहाँ का है? ये केन्या। न्यूयॉर्क के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, USA अमेरिका। और जिनेवा की यदि हम बात करें तो स्विट्जरलैंड की यदि हम बात करें तो वहां का शहर है कौन सा? आपका जिनेवा शहर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता संरक्षण, रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है प्यारे साथियों वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। जो ग्रीन हाउस को बढ़ाने वाली जो गैसें होती है उनको कम करने का उद्देश्य रखा गया था। कौन से प्रोटोकॉल में रखा गया था प्यारे साथियों? तो क्योटो प्रोटोकॉल में रखा गया था। प्यारे साथियों, यहां पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं, एक भी प्रश्न यदि देखा जाए तो बाहर का नहीं है, सारे प्रश्न वो है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, वहीं आपके सामने मैं बता दूं, क्योटो जो शहर है ये कहाँ का शहर है बच्चों? एग्जाम में यदि आ जाए तो क्योटो जो शहर है ये जापान का शहर है। कहाँ का शहर है? ये जापान का शहर है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए तो ये जो सम्मेलन है ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, यानी कि जो हो रहा जलवायु परिवर्तन उसको कम करने से जुड़ा हुआ एक ये सम्मेलन था। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की प्रमुख पर्यावरण संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है उसे किस वर्ष किया गया था? 1974, 1981, 1986 या फिर 1992? तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1974। जो प्रदूषण को नियंत्रण करने वाली संस्था है जिसका नाम CPCB है उसकी स्थापना होती है 1974 में। ठीक, वही 1992 के बारे में आप लोगों को पता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2015, 2016, 2020, 2021। तो पेरिस पहले तो कहाँ का शहर है बच्चों? तो पेरिस जो है ये फ्रांस का शहर है।
ठीक, इस फ्रांस के शहर में समझौता हुआ था जो कि 2015 में हुआ था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? तो लागू की यदि आप बात करें तो 2016 में। समझौता कब हुआ था यदि आपसे पूछा जाए कभी कि पेरिस समझौता जो है ये समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक, और लागू कब हुआ था? तो लागू होने की डेट आप लोगों को ध्यान रखना है, लागू हुआ था 2016 में। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, इसीलिए इसको घुमा फिराकर पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व वन्यजीव कोष WWF का लोगो कौन सा जानवर है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि जो WWF है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, कि इसके जो लोगो है उस पर कौन सा जानवर है। तो इसका पहले तो फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइड फंड इसका फुल फॉर्म है बच्चों। एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड इसका क्या है? फुल फॉर्म है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, इसके लोगो पर जो चित्र देखोगे आप तो वो कहीं ना कहीं इसके लोगो पर जो चित्र देखने को मिलेगा वो पांडे का चित्र देखने को मिलेगा। किसका चित्र देखने को मिलेगा? पांडे का चित्र देखने को मिलेगा। और वही बहुत बार एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि इसकी फॉर्मेशन यानी कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो WWF की स्थापना याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड फंड की, तो ये 1961 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1961 में इसकी स्थापना होती है। और कहीं ना कहीं इसका जो हेडक्वार्टर यदि आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्लांड नामक शहर, जो कि कहां का है भाई? ये स्विट्जरलैंड का शहर है। कहां का है? ये स्विट्जरलैंड का शहर है। ये आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक, तो 1961 में स्थापना है। हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लांड में है, जो कि कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ग्रीन पीस किस देश की पर्यावरण संस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो ग्रीन पीस है ये किस देश की संस्था है। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने अमेरिका है, दूसरा नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है किसके बारे में? ग्रीन पीस के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीदरलैंड देश की संस्था है। कहाँ की है ये? नीदरलैंड की संस्था है। और वहीं यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर होती है? इसकी स्थापना तो ग्रीन पीस की जो स्थापना होती है वो कनाडा में होती है। कहाँ पर होती है? कनाडा में होती है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जो है वो एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में है। तो इसीलिए आपके सामने प्रश्न है कि ग्रीन पीस किस देश की संस्था है? तो कहीं ना कहीं वो है नीदरलैंड की, क्योंकि नीदरलैंड की राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है वो क्या है? आप लोगों को बताना है भाई कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन कम करना, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर रोक, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, या जल संरक्षण करना। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने कि क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को क्या करना? रोकना। अब यहाँ पर जो ओजोन परत है इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न पता होना चाहिए कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। ठीक, दूसरी बात, ओजोन परत को लेकर जो दिवस मनाया जाता है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन परत क्या करती है? तो जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, कहां से आने वाली? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको रोकने का काम करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहां पर है? अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जिनेवा, नैरोबी, ब्रुसेल्स, दिल्ली। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसकी यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नैरोबी केन्या में इसका क्या है? मुख्यालय है। जो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक, तो यहां पर यूएनईपी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि अभी तक भी आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्यारे साथियों, बस आप लोगों की एक ही जिम्मेदारी है कि क्लास को लाइक करें। ठीक, वहीं यदि हम बात करें इसकी स्थापना कब होती है, तो यूएनईपी की जो स्थापना होती है वो भी आप लोगों को मैं बता दूं 1972 में होती है, 1972 में। कब होती है ये? 1972 में होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। वन अर्थ समिट किस वर्ष आयोजित की गई?
यानी कि जो वन अर्थ समिट है इसको किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992, 2002, 2012, 2021। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वन अर्थ समिट का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2021। यानी कि वन अर्थ समिट जो है इसे कब आयोजित किया गया था? 2021 में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो चिपको आंदोलन है इसका संबंध किससे है? जल को संरक्षण को लेकर है, वनों की कटाई को लेकर है, जैविक खेती को लेकर है, वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर है। तो जो चिपको आंदोलन है, इस चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो है वनों की कटाई को रोकना। किसको रोकना है? जो वनों की कटाई है उस वनों की कटाई को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। हर एक प्रश्न जो लिया गया है प्यारे साथियों ये वही लिया गया है जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है? वनों की कटाई को रोकना यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। ये किसने चलाया था ये आंदोलन? तो ध्यान रखना है इसमें जो मेन महिला है वो है गोरा देवी। कौन है? गोरा देवी ने चलाया था। आपसे कभी पूछा जाए कि चिपको आंदोलन जो है वो किसने चलाया था, तो ये गोरा देवी ने चलाया था। ठीक, इसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत जो होती है प्यारे साथियों ये उत्तराखंड राज्य से होती है। कहाँ से होती है? ये उत्तराखंड राज्य से होती है, जो कि मुख्य रूप से कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो पहले जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन अलग हो जाने के बाद ये उत्तराखंड में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। रामसर कन्वेंशन की यदि हम बात करें किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो रामसर कन्वेंशन है इसका संबंध जो है वो किससे है। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि का संरक्षण, समुद्री प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। जो नम भूमि होती है उस नम भूमि से जुड़ा हुआ कन्वेंशन है कौन सा? आपका रामसर कन्वेंशन। ठीक, ये रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1971 में, 1971 में ये होता है। ये कहाँ का शहर है रामसर? तो ये ध्यान रखिएगा ये ईरान का शहर है। ईरान का एक शहर है। उस ईरान के शहर में कहीं ना कहीं ये कन्वेंशन हुआ था कि कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। इस कन्वेंशन में, इस सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ था? तो प्यारे साथियों इस कन्वेंशन में जो भारत शामिल हुआ था वो हुआ था 1981 में शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था? तो ये याद रखिएगा इंडिया शामिल हुआ था, भारत। ठीक, और वहीं यदि हम बात करें रामसर कन्वेंशन की जो साइट है उसमें पहला क्षेत्र कौन सा था जो इसको शामिल किया गया? तो ये याद रखिएगा चिल्का झील को शामिल किया गया था, जो कि चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है? तो चिल्का झील जो कि प्यारे साथियों उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? ये उड़ीसा में पड़ती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 13। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि GEF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 1991, 2000, 2010। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा 1991, 1991। अब यहीं पर यदि हम बात करें 1991 से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में LPG की शुरुआत होती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है इसका जवाब प्यारे साथियों। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। और कब होती है ये? तो मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तब यह होती है। मनमोहन सिंह के समय, मनमोहन सिंह जी के समय की बात है। ये प्रधानमंत्री नहीं, उस समय ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 2 दिसंबर। तो हर एक विद्यार्थी को पता होगा इस एक सिंपल से प्रश्न का आंसर जो कि है 5 जून। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? यह भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 1973, 1985, 1992, 2001। तो प्यारे साथियों यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर मतलब एक तरीके से बाघों का संरक्षण। किसका संरक्षण? बाघ का संरक्षण करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि पहले के टाइम पे यदि देखा जाए तो बाघों का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था, तो इसलिए उनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। इसीलिए इसको लेकर प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1973 में। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है, तो सर्वाधिक बाघ वाला जो राज्य है वो है MP। ठीक, इसीलिए MP को जिस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों वो टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बॉन सम्मेलन किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है आपके सामने।
प्रवासी जीवों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन, समुद्री जैव विविधता। तो जो बोन शहर है यह जर्मनी का शहर है, ये प्रवासी जीवों के संरक्षण से संबंधित है। सर प्रवासी जीवों का संरक्षण मतलब जो दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश में जो पक्षी वातावरण के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रवासी बोला जाता है। तो ऐसे जीवों का संरक्षण करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जो कि बोन सम्मेलन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की स्थापना किसने की? तो आईपीसीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने, विश्व बैंक ने, ग्रीन पीस ने, यूनेस्को ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएनओ। अब यूएनओ की यदि हम बात करें प्यारे साथियों तो यूएनओ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म यदि आप देखेंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन है प्यारे साथियों वो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन है वो यूएनओ है। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं इसका हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। कहां पर है प्यारे साथियों? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहां का शहर है? तो यूएसए का शहर है ये। ठीक, वहीं यदि हम बात करें प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यूएनओ से संबंधित आ सकता है, इसकी स्थापना जो है वो कब होती है? तो प्यारे साथियों यूएनओ की जो स्थापना होती है ये होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है ये? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर 1945 जब इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, असम, केरल, राजस्थान। तो प्यारे साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये वाले गेंडे के लिए फेमस है। और ये जिस राज्य में स्थित है वो राज्य कौन सा है? असम है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कि जो जैव विविधता क्या होती है? जो जीवों में पाई जाने वाली विविधता है। किसमें पाई जाने वाली? जीवों में पाई जाने वाली विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता, पाई जाने वाली विविधता जो होती है उसी विविधता को जो हम बोलते हैं प्यारे साथियों वो बोलते हैं जैव विविधता। और इस जैव विविधता को लेकर जो सम्मेलन हुआ था पहली बार वो रियो डी जेनेरियो, नई दिल्ली, नैरोबी, जिनेवा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियो डी जेनेरियो। अब ये रियो डी जेनेरियो जो शहर है ये कहाँ का है? तो ये आप सभी लोगों को पता है ब्राजील का शहर है। और ये जो समिट हुई थी यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में समिट होती है, जिसे कहीं ना कहीं अर्ध समिट भी बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF का उद्देश्य क्या है? यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो उद्देश्य है वो क्या है? वन संरक्षण है, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों विकसित करना। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी कि एक तरीके से जो जलवायु है उसमें पूर्ण तरीके से हरी भरी चीजें होनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में क्या करना? मदद करना। चलिए अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है इसका आयोजन कब किया गया था? 1970, 1972, 1980, 1992। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1972, यानी कि 1972। यह पर्यावरण का सबसे पहला कार्यक्रम था। यदि आपसे पूछे कि पर्यावरण का पहला सम्मेलन, पर्यावरण का पहला सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो पर्यावरण का जो पहला सम्मेलन हुआ था प्यारे साथियों ये हुआ था 1972 में। ठीक, और ये जो स्टॉकहोम है ये कहाँ का शहर है? तो ये स्वीडन का शहर है। कहाँ का है? स्वीडन का शहर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना, जिसमें कहीं ना कहीं केवल एक पृथ्वी का नारा दिया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, रियो अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कौन सी महत्वपूर्ण संधियां अपनाई गई? यानी कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसमें कौन कौन सी चीजों को लेकर संधि हुई थी? UNFCCC और CBD, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है UNFCCC और CBD।
सर क्या है ये? तो 1992 में हुए सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर और यूएनएफसीसी और जैव विविधता पर सीबीडी को अपनाया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने ये कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करना, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर रोक, प्लास्टिक प्रदूषण रोकना, वन संरक्षण। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था, तो इसे कब लागू किया गया था? 1987 में लागू किया गया था बच्चों। कब लागू किया गया था ये? 1987 में लागू किया गया था। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है ये? तो मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। मॉन्ट्रियल जो शहर है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ का शहर है? तो कनाडा का शहर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता किस वर्ष लागू हुआ? 2015, 2016, 2020, 2021। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2016। बाकी यदि आप लोगों को पता है इसे अपनाया कब गया था? 2015 में। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता संरक्षण, रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। ठीक, 1997 में इसको अपनाया गया था। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसे कब अपनाया गया था बच्चों? तो 1997 में। अभी इससे पहले आया था, वहां पर आप लोगों को ये जानकारी मेंशन नहीं की गई थी, ये अलग से आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं मैं। ठीक, विकसित देशों के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था कहीं ना कहीं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, कोप 26 कहां आयोजित किया गया था? यानी कि कोप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो एक तरीके से बहुत सारे देश मिलकर पर्यावरण को लेकर जो कहीं ना कहीं आपस में एक समिट करते हैं उसे बोलते हैं कोप। तो कोप 26 कहां आयोजित किया गया था? पेरिस, ग्लासगो, नई दिल्ली, बर्लिन। तो प्यारे साथियों, इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था ग्लासगो में। ठीक, ये ग्लासगो जो कि 2021 में आयोजित किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कोप 26 का आयोजन 2021 में किया गया था। और ये ग्लासगो कहाँ का शहर है बच्चों? तो ये स्कॉटलैंड का एक शहर है। कहाँ का शहर है ये? स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का शहर। ठीक, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इसका आयोजन किया गया था। वहीं पेरिस फ्रांस का है, बर्लिन जर्मनी का, नई दिल्ली भारत का शहर है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे पहले भी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि WWF जो है इसके बारे में बताया था कि इसका जो लोगो है उसके लोगो पर किसका चित्र है। तो इसके लोगो पर यदि आप देखेंगे तो आपको जो चित्र दिखाई देगा वो कौन से जानवर का? तो पांडा का चित्र दिखाई देगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ग्लांड, स्विट्जरलैंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 28, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना हुई थी 2010, 2015, 2018, 2020। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015। तो ये कहीं ना कहीं 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था, कौन सा समझौता? पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौते के तहत इसकी स्थापना होती है और कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस की पहल पर इसको स्थापित किया गया था। किसकी पहल पर? तो ध्यान रखना, भारत प्लस फ्रांस, इन दोनों देशों की पहल पर कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की गई थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। चलिए अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ओजोन परत, खतरनाक अपशिष्ट। तो नागोया प्रोटोकॉल का जो संबंध है बच्चों वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। यह जैविक संसाधनों के उचित उपयोग और लाभ बंटवारे से संबंधित है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैव विविधता को लेकर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार से, एक होता है इन सिटू, ठीक, और एक होता है एक्स सिटू। ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू, ये होता है स्व स्थान है, और ये जो होता है बच्चों वो होता है बाह्य स्थान है। सर एक एक एग्जांपल दे दीजिए, तो बिल्कुल एक एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। स्व स्थान और बाह्य स्थान है, मतलब स्वयं के स्थान पर रहकर उनका संरक्षण करना। जैसे कि आप लोग देखेंगे जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है या जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जीव जंतुओं का उनका मूल स्थान होता है। लेकिन जो जीन बैंक होती है, ठीक, या फिर जो बीज बैंक होता है, बीज बैंक, तो इन बैंक में कहीं ना कहीं जो जीन होते हैं उनके मूल स्थान से हटाकर वहां पर उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30,
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर पड़ता है बच्चों? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है वो है उत्तराखंड में। कहां पर पड़ता है ये? उत्तराखंड में पड़ता है, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1936 में होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह वेस्ट बंगाल में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह है गुजरात राज्य में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना 2000 में, 2008, 2010, 2015। तो ग्लोबल टाइगर फोरम की जो स्थापना होती है बच्चों वो होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2010 में। ठीक, तो टाइगर रेंज देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित किया गया था। ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है इसको कहां पर स्थापित किया गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग में इसको स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? पर्यावरण दिवस आप सभी लोग जानते हैं कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। इसकी थीम जो थी वो क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एयर पोल्यूशन, सेव अवर स्पीसीज। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। नीली आर्थिक संबंधित है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? वायु संसाधन से, जल संसाधन से, समुद्री संसाधन से, खनिज संसाधन से। तो नीली आर्थिकी जो संबंधित है वो है समुद्री संसाधन से, यानी कि समुद्र में हम जिन भी संसाधनों का दोहन कर सकते हैं उसको जो इकोनॉमी बोला जाता है वो कौन सी इकोनॉमी है? ब्लू इकोनॉमी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू किया गया था? यानी कि जो लेपर्ड है उनको लेकर जो एक तरीके से संरक्षण को लेकर जो योजना चलाई गई थी ये कब चलाई गई थी? 2005, 2009, 2013, 2018। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009। यह हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। किसके लिए? जो हिम तेंदुआ है उसके संरक्षण के लिए, हिम तेंदुआ। अब ये हिम तेंदुआ से ही आप सभी लोगों को पता है कि ये कौन से क्षेत्र में पाए जाने वाला तेंदुआ है? तो बर्फ वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? बर्फ वाले क्षेत्र में पाए जाने वाला तेंदुआ है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका है? जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? जो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था जारी करता है? IPCC, UNEP, WWF, IUCN। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना मैंने आप लोगों को बताई है 1972 में होती है। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? नैरोबी केन्या में है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, जो एक तरीके से जीव जंतु लुप्त हो जाते हैं उनके लिए एक लिस्ट जारी करती है, उस लिस्ट का नाम है रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट जारी करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है? IUCN है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए भैया अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। बॉन सम्मेलन 2017 किस विषय पर केंद्रित था? जो जर्मनी में हुआ था सम्मेलन 2017 में, वो किस बात के ऊपर था? जलवायु परिवर्तन, प्रवासी प्रजातियां, जैव विविधता, मरुस्थलीकरण। तो बोन सम्मेलन जो कि 2017 में हुआ था, इसकी यदि हम बात करें तो ये था जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा था ये? जलवायु परिवर्तन। यह COP23 का हिस्सा था, ये आप लोगों को ध्यान रखना। किसका हिस्सा था ये? जो COP23 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 23, उसका हिस्सा था, जिसमें पेरिस समझौते के कार्यान्वयन पे चर्चा हुई थी। जो कि पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 38। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई? 2005, 2010, 2015, 2018। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना होती है वो होती है 2010 में, ऑप्शन नंबर बी। NGT का जो गठन है वो पर्यावरण संबंधी विवादों के त्वरित निपटारों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था ये? जो NGT का गठन है ये जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं, किससे जुड़े हुए?
पर्यावरण से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पर्यावरण से जुड़े विवादों के निपटारों के लिए, विवादों से निपटारे के लिए, ठीक, से निपटारे के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो एनजीटी की स्थापना की गई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी के अंतर्गत लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना किस सीओपी में की गई थी? यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना कौन सी सीओपी के अंतर्गत की गई थी? सीओपी 21, सीओपी 26, सीओपी 27, सीओपी 28। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई आप लोगों के सामने यहाँ पे। तो इसका सही जवाब है जो कि है COP 27। कब, कौन सा है ये? COP 27, जो कि कब हुआ था ये तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 2022 में। कब हुआ था ये? 2022 में हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं यह फंड जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन कौन सी है? जो कार्बन को उत्सर्जित नहीं करने वाली एयरलाइन है वो कौन सी है? लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, एयर न्यूजीलैंड, डेल्टा एयरलाइंस। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा एयर न्यूजीलैंड। कौन सा हो जाएगा? एयर न्यूजीलैंड। इसने 2020 में कार्बन न्यूट्रलिटी का दावा किया था। कब का किया था भैया इसने? तो 2020 में कार्बन न्यूट्रलिटी का कहीं ना कहीं वादा किया था या दावा किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? जो जलवायु परिवर्तन होती है उस जलवायु परिवर्तन के इंडेक्स में भारत का 2021 में स्थान क्या था? 5वां, 7वां, 10वां, 12वां। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वां। यह सूचकांक जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों की रैंकिंग को दर्शाता है। यानी कि जो जितना ज्यादा प्रभावित होता है जलवायु से उसकी रैंकिंग को दर्शाता है क्या? आपका ये अंक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेजर्ड श्रेणी में शामिल भारतीय जानवर कौन सा है? मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि IUCN के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जो कि है रेड लिस्ट, और इस रेड लिस्ट में उन्हीं जानवर को शामिल किया जाता है जो अभी कहीं ना कहीं कैसे हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा जानवर है जो लुप्त श्रेणी में शामिल है? एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, एक सिंग वाला गेंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला घोषित किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी वो बात थी किससे? विश्व को लेकर। अब हम जो बात कर रहे हैं वो भारत को लेकर कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला घोषित किसको किया गया? लेह लद्दाख, सियाचिन, मैसूर, गंगटोक। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेह लद्दाख। लद्दाख प्रशासन ने 2023 में इसे कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। कब की है? 2023। जो लद्दाख प्रशासन है इसके द्वारा 2023 में कार्बन न्यूट्रल जिला घोषित करने की घोषणा की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य 2045 रखता है? यानी कि नेट जीरो एमिशन का जो लक्ष्य रखता है वो 2045 रखता है। ऐसा देश कौन सा है? भारत, जर्मनी, स्वीडन, जापान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव किस संगठन के साथ संयुक्त परियोजना है? यानी कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव ये जो एक परियोजना है वो भारत की है। कौन से संगठन के साथ संयुक्त परियोजना है? विश्व बैंक के साथ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ है, एशियाई विकास बैंक के साथ है, या UNDP के साथ है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF किस वर्ष अपनाया गया? तो इसे 2020, 2021, 2022, 2023। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2022। तो 2022 में COP15 कब? COP15 में 2022 में अपनाया गया। अब ये जो COP होती है ये बहुत अलग अलग प्रकार की COP होती है, ध्यान रखना।
जैसे कि बायोडायवर्सिटी को लेकर अलग होती है, कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को लेकर अलग होती है, पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को लेकर अलग होती है। तो ये अलग अलग है, वरना आप सभी लोग एक जैसा समझ लें इसको। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है? जो भारत की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका लक्ष्य कौन सा वर्ष रखा गया? 2030, 2040, 2047, 2070? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, लाइफ मूवमेंट पहल किससे संबंधित है? जो लाइफ पहल मूवमेंट है वो किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है भाई। ठीक, तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने वन संरक्षण को लेकर है, सतत जीवन शैली को लेकर है, नदी जोड़ो परियोजना को लेकर है, सौर ऊर्जा को लेकर है। तो लाइफ मूवमेंट पहल जो है वो किससे संबंधित है? तो सतत जीवन शैली से जुड़ी हुई है। ठीक, पीएम मोदी द्वारा जो COP26 है उसमें इसको लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कब किया गया था? COP26 जो है उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था किसको? लाइफ मूवमेंट पहल को। चलिए अगला प्रश्न है भाई, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत किस देश से चीते लाए गए? जो प्रोजेक्ट चीता है इसके तहत कौन से देश से चीते लाए गए थे? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, नामीबिया, बोत्सवाना? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नामीबिया। तो 2022 में, कब की बात है भैया? ये 2022 में आप लोगों को ध्यान रखना 8 चीते लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे, जिन्हें कहां पर छोड़ा गया था? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, मिशन लाइफ का पूरा नाम क्या है? लिविंग इन फ्रेंडली इकोसिस्टम, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट फंड, या लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। चलिए अगला प्रश्न है 51, COP28 कहां आयोजित हुआ? जो COP28 है इसका आयोजन कहां पर हुआ? दुबई में, शर्म अल शेख यानी कि कहां का शहर है? मिस्र का शहर है, ग्लासगो यानी कि यूके, या फिर बोन जर्मनी? तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही, अब आप कहेंगे सर ग्लासगो आपने यूके बता दिया, बल्कि स्कॉटलैंड है। तो भैया उसी के पास में है ये। ठीक है, तो इसका यदि जो स्कॉटलैंड है उसके अलावा उसके जो आसपास के जो मुख्य शहर हैं, ग्रेट ब्रिटेन है, इन सभी को बच्चों संयुक्त रूप से जो बोला जाता है वो यूके ही बोला जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 51 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुबई। क्या है? COP28 का जो आयोजन हुआ है ये कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है, और ये नवंबर 2023 में संपन्न हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2023 में संपन्न हुआ था, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। जिसमें किसके ऊपर चर्चा की गई थी? तो जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति पर चर्चा हुई थी इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? इससे पहले जिले की बात हुई थी, अब यहां पर बात हो रही है गांव की, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल ना के बराबर करता है ऐसा गांव कौन सा है? तो पय्यानूर केरल, खोनोमा नागालैंड, उत्तरकाशी उत्तराखंड, मावलियांग मेघालय? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो खोनोमा नागालैंड। ये भारत का पहला ऐसा गांव है जहां पर कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर होता है। नागालैंड का जो यह गांव है 100% जैविक खेती, क्या करता है ये गांव? 100% जैविक खेती को अपनाता है, पहली चीज। ठीक, और दूसरे नंबर पर यदि देखा जाए तो जैविक खेती के साथ साथ यदि हम देखें तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। 100% कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है? ये सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। इसीलिए देखा जाए तो ये कैसा है? एक गांव कार्बन न्यूट्रल गांव है। चलिए अगला प्रश्न है 54, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की नवीनतम रिपोर्ट किस पर केंद्रित है? प्लास्टिक प्रदूषण, वन में रहने वाले जीव आबादी में 69% गिरावट, कोरल रीफ संरक्षण, वायु गुणवत्ता? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन्य जीव आबादी में 69% की गिरावट, जो कि 2022 में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 54, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का संशोधित लक्ष्य क्या है? जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसका जो लक्ष्य रखा गया वो क्या है? 2024 तक PM 2.5 में 20% कमी, 2026 तक PM10 में 40% कमी,
2030 तक 40% प्रदूषण कमी, 2025 तक 100 स्वच्छ शहर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 54 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2024 तक PM 2.5 में 20% की क्या करना, कमी करना। चलिए आज का आखिरी सवाल और एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने है कि ग्लोबल सीग्रास मीडोज पार्टनरशिप में भारत किस वर्ष शामिल हुआ, 2020, 2022, 2023, 2024। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2022। ठीक, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु एक बहुपक्षी पहल थी ये, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। प्यारे साथियों ये पर्यावरण सम्मेलन से जुड़ी हुई क्लास थी। इसमें टोटल मैंने आप लोगों के सामने 55 प्रश्न की चर्चा की। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।